गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अगर तुम्हें बुक से रेफर करना है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता, तो वो वाली बुक ले सकते हो। वी.के. कपूर और एस.सी. गुप्ता की बुक है वो, और उसमें पेज नंबर 18 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। 18.2 18.3 है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। पहले हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अ हाइपोथेसिस इज सम स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या तो कोई स्टेटमेंट होती है या कोई असर्शन होती है, हम लेके चलते हैं किसी भी पॉपुलेशन के लिए अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टराइजिंग अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इसे बोला है कि किसी पॉपुलेशन का कोई एट्रीब्यूट चेक कर रहे हो, जैसे कह सकते हैं हम वेट चेक कर रहे हैं, उनका हाइट चेक कर रहे हैं, या कुछ भी सर्वे कर रहे हैं, कोई हेल्थ इशू चेक कर रहा है, तो वो एक एट्रीब्यूट के नाम पे आ रहा है। कि उसने बोला है कि हम एक असर्शन लेके चलते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसमें क्या कर रहे हैं, करेक्टराइज कर रहे हैं पॉपुलेशन का कोई एट्रीब्यूट विच वी वांट टू वेरीफाई ऑन द सम बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम अ सैंपल। और हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे किसी ने बता दिया केरला की पॉपुलेशन, गर्ल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर, एजुकेशन की भी गर्ल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज, तो वो किस बेसिस पे हम चेक करते हैं। हम जाके एक बार सैंपल ले लेंगे। सैंपल में अगर 100 स्टूडेंट्स में से मुझे 60 गर्ल्स मिल रही हैं तो वो सैंपल ठीक होगा। तो वो यही कह रहा है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हमारी एक असर्शन होती है, हम मान के चलते हैं किसी भी पॉपुलेशन के लिए, और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें सैंपल से मिलती है उससे कंपेयर करते हैं। तो इसने आगे क्या बोला है, सिंपल हाइपोथेसिस क्या होगा, जिसके अंदर हम सिंपल एक चीज को कंपेयर करें। लिखा ना, इफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई द पॉपुलेशन कंप्लीटली देन इट इज टर्म्ड एज सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। कि एक ही से तुम्हें पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्राइब हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल हाइपोथेसिस। अदरवाइज इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसे बोला एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर दे, उसी से रिलेटेड। खाली हम एवरेज हाइट की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन को उसने बता दिया कि हाँ इसकी एवरेज हाइट ये है, उसकी एवरेज हाइट ये है, तो इससे हमें पता लग गया सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। कंपोजिट क्या होता है, जिसके अंदर हमें कंप्लीटली पैरामीटर्स के बारे में पता ना चले। जैसे देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है, x1 से लेके xn तक हमने कोई रैंडम सैंपल ले लिया जिसका साइज क्या है, n है, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन से उठाया विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन द हाइपोथेसिस, ये वाली सिंपल हाइपोथेसिस है जिसमें म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, सिंपल हाइपोथेसिस। लेकिन जैसे ही ये ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, सिग्मा तो इक्वल है पर ये इससे कम है, तो तुम्हें पता नहीं कितना है एग्जैक्टली, कितना कम है, ऐसे ही कितना एग्जैक्टली ज्यादा है। तो ये दो पैरामीटर्स तो ले लिए इसने, लेकिन हमें इसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही, तो वो कंपोजिट हाइपोथेसिस हो गई, जिसके अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले विद आर पैरामीटर। देखो लास्ट में लाइन भी लिखी है, हाइपोथेसिस विच डजंट स्पेसिफाई कंप्लीटली आर पैरामीटर्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज कंपोजिट हाइपोथेसिस विद आर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि हमें आर पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, आर हो गई। ये तो था तुम्हारा सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। फिर आता है क्रिटिकल रीजन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये मैं कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्रिटिकल रीजन जहां पे हम एच नोट को रिजेक्ट करते हैं, और एक डायग्राम भी बनाया था। ये हमारा पूरे सैंपल स्पेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक डब्ल्यू और एक डब्ल्यू बार। ये था क्रिटिकल रीजन जहां पे एच नोट को हम रिजेक्ट करते हैं, तो रिजेक्शन रीजन कह सकते हो, क्रिटिकल रीजन कह सकते हो, ठीक है। और डब्ल्यू बार क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन, जहां हम एच नोट को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही इसको डिस्कस कर रखा, अ रीजन इन द सैंपल स्पेस एस विच अमाउंट्स टू द रिजेक्शन ऑफ एच नोट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल रीजन एंड डब्ल्यू इज द क्रिटिकल रीजन। ये सारा कल डिस्कस हो चुका है। टी के पैरामीटर्स जब हमने एन सैंपल ले लिए तो वो उसकी स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे हमने ये भी बता दिया था कि अल्फा क्या होता है, वो सारे एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा था कल, यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, वो एक्स जो डब्ल्यू में आ रहे हैं जब एच नॉट ट्रू है तो तुम कौन सा एरर कमिट करते हो, अल्फा टाइप 1 एरर होता है, बीटा क्या था, टाइप 2 एरर। तो वही यहीं पे बता रहे हैं हम। तो ये साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन भी होता है अल्फा, और बीटा क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट। और ये भी बता देता इन दोनों का यूनियन क्या बना देता, पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर देता, उन दोनों के अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं होता। ये भी बता दिया कि अल्फा क्या होता है, क्रिटिकल रीजन का साइज या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्फा को ना कई चीजें बोल सकते हो, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 1 एरर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होते हैं, बीटा क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट। इन अदर वर्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द साइज ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, ये सारा हो चुका है, इसलिए बस मैंने वैसे बता दिया तुम्हें। और बुक में भी देखना चाहते हो तो बुक में दिखाती हूँ।
बुक में 18.4 पेज है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड, देन क्रिटिकल रीजन है, ये सारा मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ और ये इसका डायग्राम था, ये भी हो चुका है। टाइप 2 एरर्स की मैंने एक टेबल बताई थी कल, वो यहाँ पे यही लिखी थी कि H0 ट्रू है और तुम रिजेक्ट कर रहे हो H0 को, ट्रू है लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, तो वो टाइप 1 एरर कमिट कर रहे हो। H0 ट्रू है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो नो एरर, तो वो करेक्टली लिया तुमने। उसके बाद H0 अगर फॉल्स है और फिर भी रिजेक्ट कर रहे हो तो ठीक है भाई, फॉल्स है तो इसका मतलब रिजेक्ट ही करना है, और अगर फॉल्स है और फिर एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम कौन सा एरर कमिट कर रहे हो, टाइप 2 एरर। इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू भी डिस्कस हो गई थी, एरर्स ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होती है अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होती है बीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो कल यही बताया था कि हम x को कौन से रीजन में लेंगे, H0 कहाँ रिजेक्ट होता है, W में, तो वो सारे पैरामीटर्स x W से लेंगे जब H0 ट्रू होगा, तो इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली बीटा के लिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स। H0 फॉल्स है तो मतलब H1 ट्रू होगा, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बनेगा, प्रोबेबिलिटी x बिलोंगिंग टू WR H1 इज ट्रू, व्हेन H1 इज ट्रू लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं H0 को, तो कौन सा प्रोबेबिलिटी होती है बीटा, और बीटा को हम क्या कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ये करने की जरूरत नहीं है, लाइक्लीहुड फंक्शंस। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है, ये बता देता है अल्फा क्या होता है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही कहते हैं अल्फा को, या फिर साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। पावर ऑफ द टेस्ट भी हो गया था, तो इन दोनों की डेफिनेशन तुम यहां से ले सकते हो, पेज नंबर 8.6 है। फिर आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं जब हाइपोथेसिस को इन्वॉल्व करते हैं, तो तुम्हें ये देखो क्या करना है, ये है प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं क्या स्टेप्स होते हैं जब तुम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को सेटअप करते हैं। नल हाइपोथेसिस में मान के चले, जैसे कोई भी क्वेश्चन में आ जाए कि दो कंपनी के क्वालिटी की बल्ब्स की एवरेज लाइफ गिवन है कि इस कंपनी के क्वालिटी के बल्ब्स इतने चलते हैं और दूसरी कंपनी के इतने, तो तुम बताओ कि इनमें से कौन सा बेटर है। तो हम क्या मान के चलेंगे, दोनों की एवरेज लाइफ सेम है, ठीक है। तो H0 में क्या मान के चलेंगे, μ1 इज इक्वल्स टू μ1 डैश या μ1 इक्वल्स टू μ2। ये नल हाइपोथेसिस हो गई। उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके चलेंगे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में 3 केसेस पॉसिबल है, या तो दोनों इक्वली नहीं हो, या फिर हो सकता है μ1 बड़ा हो μ2 से, या फिर μ1 इज लेस देन μ2। तो ये 2 टेल टेस्ट होता है, ये राइट टेल और ये लेफ्ट टेल। तो तीनों का डिस्कशन हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप होता है तुम्हारा सेटअप ऑफ नल हाइपोथेसिस, सेकेंड स्टेप होता है सेटअप ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा तुम्हें कितनी परसेंटेज बेसिस पे काम करना है, 5% पे, 1% पे, तो उसकी अकॉर्डिंग तुम्हें टेबल सेलेक्ट करनी है Z की वैल्यूज के लिए। जब तुम क्वेश्चंस करोगे वहां समझ आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है टेस्ट, फोर्थ स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब तुम्हें अब Z की वैल्यू निकालनी है। मैंने तुम्हें बताया था Z की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि रीजन बनाया था मैंने, अगर तुम्हारी Z अल्फा से -Z अल्फा के बीच में Z की वैल्यू लाई कर रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और इनसे बाहर है तो रिजेक्ट करेंगे। तो Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस म्यू बाय सिग्मा करके। अगर इससे आंसर मैच होता है तो Z की वैल्यू देखो, फिर मैंने आगे लिख रखी है, अगर Z अल्फा से कम लाई कर रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम अगर ग्रेटर है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये होता है हमारे स्टेप्स किसके लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए। यहाँ तक हो गया, बाकी टॉपिक्स हम कल डिस्कस करेंगे।